हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 12th ऑफ सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा 54th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसके कुछ बैकग्राउंड को समझेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है वो देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम है, डिफेंस की न्यूज है विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कल जो मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिए लेकिन कुछ आंसर गलत थे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस डेफिनेटली आज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में, जो कि नई दिल्ली में रिसेंटली हुई। ये जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल को चेयर करने का काम कौन करता है? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने इस काउंसिल की मीटिंग को चेयर किया। अब कहानी कहां से शुरू होती है? तो कहानी शुरू होती है 2000 से। 2000 में एक केलकर टास्क फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। केलकर टास्क फोर्स ने कहा कि हमारे देश में जो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स हैं, जो फ्रेगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर है, क्यों ना उसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्यों ना उसको यूनिफाइड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए और कई सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी 2000 में, जिसका नाम था जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब बिल आएगा तो लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी और 50% से ज्यादा राज्यों की परमिशन भी लगेगी। उसके बाद ये बिल कहीं जाके एक्ट बनेगा। तो आप देख पाएंगे कि 122 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है 2014 में। 2014 में इंट्रोड्यूस करने के बाद इसे पास किया जाता है और फाइनली ये आपका एक्ट बन जाता है, जिसे हम 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। और हम सभी को पता है कि 1 जुलाई से हमारे देश में जीएसटी को शुरू कर दिया गया था, इसलिए जीएसटी डे भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो आज आपके लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ, क्वेश्चन ये है कि वो पहला कौन सा स्टेट है जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था, मतलब जीएसटी बिल को पास करने का काम किया था। उस स्टेट का नाम आपको बताना है। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। पहला ऑप्शन हो गया आपका राजस्थान, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यूपी, देन आसाम एंड मणिपुर। इसके अलावा नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि वो पहला कौन सा स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था या पास किया था। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई अबाउट द जीएसटी। अब यहाँ पे प्रोविजन किए गए कि जीएसटी फोर्स में आने के बाद प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे और जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होगा और जीएसटी काउंसिल की आपको मीटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि अभी 54th नंबर की मीटिंग हुई है। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा विच इज आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1। इसमें प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल विद इन 60 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। तो जैसे ही मतलब ये जो 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, आर्टिकल 279A को इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद 60 डेज के अंदर राष्ट्रपति को अप्रूवल देना है कि जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया है। जीएसटी काउंसिल अगर देखी जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 12th ऑफ सितंबर 2016 में। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री के भी लोग और अपने राज्यों के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। पहली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसको हेड किया था उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी थे। उन्होंने पहली मीटिंग को होस्ट किया था 22 ऑफ सितंबर से लेकर 23 ऑफ सितंबर के बीच में 2016 में नई दिल्ली में। अभी जो मीटिंग हो रही है वो 54th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। अब क्या क्या फैसले लिए गए हैं, बात की गई है कि जो आपके कैंसर से रिलेटेड दवाइयां होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उसमें जीएसटी को रिड्यूस किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो कैंसर ड्रग है उसमें जीएसटी को 12% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। जो नमकीन वगैरह होते हैं उसमें जीएसटी को रिड्यूस करके 18% से 12% कर दिया गया है। फिर हमारी जो कार है या मोटरसाइकिल है उसकी जो सीट्स होती हैं उसमें जीएसटी को इंक्रीज कर दिया गया है 18% से बढ़ाकर 28%। ठीक है,
नेक्स्ट बात की गई कि जो रेलवे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होते हैं उसमें भी जीएसटी को अट्रैक्ट करने के लिए जीएसटी कितना कर दिया गया है, 28% जीएसटी कर दिया गया है। फिर अलग अलग सर्विसेज में भी जीएसटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हमारा जो लाइफ एंड हेल्थ कवरेज होता है, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है, अभी इसमें जो जीएसटी लगता है वो 18% लगता है। अभी जो आपकी इंश्योरेंस होते हैं उसमें 18% जीएसटी लगता है। यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने आवाज उठाई थी और रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस है उनमें जीएसटी को रिड्यूस किया जाए, मतलब ये जो 18% लगता है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पर मीटिंग में कहा गया कि हम एक कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे और कमेटी रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितना हम यहाँ पे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात बोली गई कि अक्टूबर 2024 तक इस कमेटी का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है पैसेंजर हेलीकॉप्टर, जैसे कि हम अगर किसी रिलीजियस साइट पे जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की यात्रा की जाती है, तो पब्लिक जो हेलीकॉप्टर आप यूज करते हैं उसमें जीएसटी को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 5%। लेकिन यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर चार्टर मतलब प्राइवेट हेलीकॉप्टर आप कर रहे हैं तो उस केस में 18% जीएसटी लगेगा, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में 5% और यहाँ पे प्राइवेट अगर आपका चार्टर है तो 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर में। ठीक है, इसके अलावा डीजीसीए ने क्या अप्रूवल दिया है, जो आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग कराई जाती है, तो ट्रेनिंग की जो फीस वगैरह लगती है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं फ्लाइंग के, उसमें जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया, जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा आर&डी सर्विसेज, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में काम करते हैं, तो आर&डी जो सर्विसेज है उसमें भी जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और ये जो सारी चीजें हैं वो 1 अक्टूबर से इनफोर्स में आएंगी, ऐसा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले थे जो हमने आपके साथ डिस्कस यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है आर एस शर्मा जी की। आर एस शर्मा अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ओएनडीसी। हम सभी को पता है कि ओएनडीसी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे देश में, जिसका पूरा नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होता है। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है, डॉक्टर आर एस शर्मा को बनाया गया है। इसके पहले ये ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। आपका जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके सीईओ के रूप में काम किया है। और उडई के भी डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया, मतलब ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑलरेडी ये संभाल चुके हैं। फिलहाल इनको ओएनडीसी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। अगर हम ओएनडीसी के बारे में बात करें तो इट वाज लॉन्च इन लेट 2021, तो 2021 के आखिर में ओएनडीसी को लॉन्च किया गया था अंडर द डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है, जिससे इंडिया को डिजिटल पुश मिल सके और इंडिया का अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा ओएनडीसी। डन। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, अमित शाह। हम सभी को पता है होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं, लेकिन इन्हें रीइलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हम सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8 नंबर का शेड्यूल है उसमें आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इस कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो 1976 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ था अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ठीक है, इसमें आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। तो ये कमेटी में कितने मेंबर है, तो 30 मेंबर है, 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से मेंबर देखने को मिल जाएंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हिंदी भाषा को प्रमोट करना। इनका फंक्शन होता है कि हिंदी की प्रोग्रेस को रिव्यू करना, रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, और रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करना, जिसके लिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। और इस कमेटी के चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं अमित शाह। ऑलरेडी 2019 से 2024 के बीच में ये चेयरमैन रह चुके हैं, वापस से इनको री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इनका गोल क्या है,
इनका गोल है जब हम अपने इंडिपेंडेंस के 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मतलब 2047 में, तो यहाँ पर हम हिंदी की इतनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि हिंदी को अपने जो भी सरकारी दफ्तर होते हैं, जो भी ऑफिसेज होते हैं, उसमें हम एज अ वर्किंग लैंग्वेज अडॉप्ट कर लें। ही सेड दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ सच अ गोल दैट ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 2047 आवर कंट्री एंटायर वर्क विल बी डन इन इंडियन लैंग्वेज विथ प्राइड। मतलब इंग्लिश को एलिमिनेट एक तरीके से करना चाहते हैं। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस मिलेंगी, बट इनिशियली केवल 14 लैंग्वेजेस ही इंक्लूड की गई थी। बाद में हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 21st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ था, जिसके बाद हमने 15th नंबर की लैंग्वेज ऐड की थी जिसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा को हमने 15वें नंबर की ऑफिशियल भाषा बनाई थी 21st नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बाद हमने क्या किया, 71st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। ये कब हुआ, ये 1992 में हुआ। और जिसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को एड ऑन किया। वो 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने अगेन 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 92nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया, जिसके बाद हमने 4 लैंग्वेजेस को एड ऑन किया। कौन कौन से, DBMS, और अब टोटल भाषाएं 22 हो चुकी हैं। DBMS का क्या मतलब होता है, तो DBMS का मतलब है डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, डन। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको याद रखने, सेवरल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस को और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे भाषाओं को तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा वो कई सारे टेक्निकल टर्म होते हैं और हर एक रीजन में उन टेक्निकल टर्म के लिए अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा पोर्टल हो जो किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, किसी भी साइंस से रिलेटेड या फिर आपके टेक्निकल टर्म को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। इसलिए यहाँ पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शब्द पोर्टल। शब्द पोर्टल प्रोवाइड टेक्निकल टर्म इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन्होंने रिसेंटली एक यूनिक वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है शब्द.education.gov.in। ये क्या करेगी, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का काम करेगी। ठीक है, जो भी आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उनको इजिली आप ट्रांसलेट अब यहां से कर पाओगे। द पोर्टल करेंटली होस्ट 450 डिक्शनरीज कंप्राइजिंग 3 मिलियन वर्ड्स। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें इतने टेक्निकल टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने शब्दकोश आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसको हमने 1960 में सेटअप किया था, दिसंबर 1960 को इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पस क्या था, विद द ऑब्जेक्टिव टू इवॉल्व एंड डिफाइन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म इन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहां पर देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 344 है, आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहां पर CSTT का फॉर्मेशन किया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर काम करता है। प्राइमरी फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा ये कुछ जर्नल भी पब्लिश करते हैं, तो क्वार्टरली जर्नल भी इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, जैसे कि विज्ञान गरिमा सिंधु एंड ज्ञान गरिमा सिंधु। ये इनके जर्नल हैं जो कि ये पब्लिश करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। डन। चलिए, फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम, CUET या फिर स्टेट एंड UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, नॉट फॉर द बैंकिंग। बैंकिंग में समटाइम आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन यस ऑब्वियसली बात है SSC में ज्यादा बड़ा एरिया आपको आर्ट एंड कल्चर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो फेमस इंडियन घराना है, उनके जो फाउंडर एंड एक्सपोनेंट है विद PYQs, मैंने कल एक वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना एग्जाम में अपीयर होने से पहले। इसमें 2022 और 23 के CPO और JEE के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है और हर एक घराने के जो फाउंडर और एक्सपोनेंट रहे हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
ठीक है, इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है। इसके अलावा अगस्त मंथ की मंथली जो मैगजीन है वो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप इसको इजीली डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 प्लस एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइएगा और सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस, तो आपको ये मंथली मैगजीन मिल जाएगी। तो जुलाई मंथ, जून मंथ और अगस्त मंथ, 3 मंथ की मंथली मैगजीन और 6 मंथली मैगजीन अवेलेबल है। इतना ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा एसएससी पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है जिसमें, और डिटेल सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो आप यहां पर इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है विनय गोयल, अपॉइंटेड एज अ स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ एनएचएम। एनएचएम मतलब है नेशनल हेल्थ मिशन। सो यहाँ पे स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन किसे बनाया गया है? डॉक्टर विनय गोयल को बनाया गया है, और इन्होंने सक्सीड किया है के जीवन बाबू को। इसके अलावा इनके पास एक एडिशनल रोल भी है। कौन सा एडिशनल रोल है? डायरेक्टर ऑफ द केरला स्टेट आईटी मिशन एंड द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट ई हेल्थ केरला, जिसमें इनका पर्पस है कि केरला का डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बूस्ट करना। तो ये भी एडिशनल रोल इनके पास है। ओके, इसके अलावा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो आपको यहाँ पे 1 लाइनर फॉर्म में देखने को मिल रही हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलती है। ये जो पूजा जैन CA 247 टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाती है, आप इजिली डाउनलोड करके भी नोट्स बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब बात करेंगे सेंटर रिलैक्स नॉर्म्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आइए इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज आपको देनी थी। मे बी पॉसिबल है कि इस संडे को वीकली करंट अफेयर्स शायद नहीं हो पाएगा। रीजन इज दैट कि हम्पी में विजिट करने के लिए जा रही हूँ 2 डेज के लिए, इसलिए हमारे वीकली करंट अफेयर्स नहीं हो पाएंगे इस संडे को। बाकी हम डेली करंट अफेयर्स को फिर मंडे से रिज्यूम करेंगे। ओके जी, चलिए तो एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या मैं? अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से विरूपाक्षा टेम्पल की एक वॉल जो है वो कोलैप्स कर गई थी, और विरूपाक्षा टेम्पल आपको हम्पी में देखने को मिल जाएगा, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही है। आप मुझे बस इतना कमेंट करके बता दीजिएगा कि विरूपाक्षा टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट कराया था। उन राजा का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक जीएसटी रेटिफाई करने वाला पहला स्टेट और दूसरा विरूपाक्षा टेम्पल के फाउंडर कौन है। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे सेंटर हैज रिलैक्स द ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके सर्टेन कंडीशन है। यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये होती है, जो 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी उसका डेटा लिया जाता है, ग्राम पंचायत का डेटा लिया जाता है, जियो टैगिंग कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके उनको पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास एग्रीकल्चर टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, तो उन सबको बाहर कर दिया गया है। उन सबको पक्का हाउस नहीं दिया जाता अंडर द रूरल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, अब इसके जो क्राइटेरियाज है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। रिलैक्सेशन क्या हुआ है? The relaxed norm has allowed families with a certain asset, जैसे कि कोई पर्सन है जिसके पास 2 व्हीलर है, आपके पास मोटर वाली फिशिंग बोट है, फ्रिज है, लैंडलाइन टेलीफोन है, और आपकी जो इनकम है वो 15,000 पर मंथ है। पहले ये सभी लोग एक्सक्लूड थे, अब इन सभी लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब इसलिए बोला गया है कि जो नॉर्म्स है उनको रिलैक्स किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रीवियसली इनको पक्का घर नहीं मिलता था, अब मिलेगा। किन लोगों को? जिनके पास 2 व्हीलर है, फिशिंग बोट है, मोटर वाली, फ्रिज, लैंडलाइन फोन, और इनकम जो है वो 15,000 रुपए पर मंथ है। लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिनको अभी भी बाहर रखा गया है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल फार्मर है या रूरल एरिया में कोई रहता है लेकिन उसके पास 4 व्हीलर है तो वो अलाउ नहीं है। आपके पास मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड, आपकी जो लोन लिमिट है वो 50,000 रुपीज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पेंशन मिलती है, टैक्स देते हो, तो वो सभी लोग अभी भी एक्सक्लूड रखे गए हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका नया टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है कि 28-29 तक हमें
2 करोड़ न्यू पक्का हाउस बिल्ड करने हैं इन द रूरल इंडिया। तो 2 करोड़ पक्के घरों को हमें बिल्ड करना है विद बेसिक एमिनिटीज। कब तक? 28-29 तक। ठीक है, ये हमारा एक नया टारगेट है। इसके अलावा कल मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर भी दिया था। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको प्राइम मिनिस्टर ने कब लॉन्च किया? तो 10 सितंबर में 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इसके 4 साल कंप्लीट हुए हैं, 4th एनिवर्सरी मनाई गई थी। फिर सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, इसको हरियाणा से लॉन्च किया गया था पानीपत से 22 जनवरी 2015 में। 2015 की आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। तो ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे थे जिसके आंसर मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब वापस आते हैं अपनी स्कीम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पहले एक स्कीम हमारे देश में चलती थी विच इज इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को 1996 में स्टार्ट किया गया था, जिसका पर्पस क्या था? हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट 2014 में आती है, तो 2014 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, बेनिफिशियरी सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा जो क्वालिटी है हाउसेस की वो भी खराब है। ठीक है, और वीक मॉनिटरिंग है। तो कैग की रिपोर्ट आने के बाद ये जो स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, उसको बंद कर दिया गया और नई स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यहाँ पे जो फंड का शेयरिंग है वो 60:40 का शेयरिंग है। द यूनिट कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 60:40 इन द प्लेन एरिया। वही अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो ये जो फंडिंग का पैटर्न है वो 90:10 हो जाता है। 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो नई स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको हमने 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया है, जिसके अंदर हमें 2 करोड़ पक्के घर बनाने हैं, उसमें जो यूनिट असिस्टेंट है, मतलब एक सिंगल घर को बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? तो यहाँ पे 1.20 लाख रुपीस यूनिट असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एक पक्का घर बनाने के लिए इतना पैसा दिया जाएगा इन द प्लेन एरिया। वहीं आपके जो हिली एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं तो वहां पर 1.3 लाख रुपीस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनली 12,000 रुपीस भी मिलेगा टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये बात यहां पर बोली गई है। अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ साथ 90 डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगा दिया जाएगा। ये भी प्रोविजन किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। करंट स्टेटस क्या है? तो हमारा जो टारगेट था 2016 में हमने टारगेट सेट किया था क्या कि हम 2.95 करोड़ पक्का घर बनाएंगे बाय द 2024 और अभी हमने 2.64 करोड़ घरों का फॉर्मेशन कर दिया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। डन सारी बातें, स्टेटस भी क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव NTH गाजियाबाद फॉर ड्रोन सर्टिफिकेशन। तो हमारे देश में जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो ड्रोन बनाती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो सर्टिफिकेशन देने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज को अलॉट कर देती है कि आप टेस्टिंग करो, आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करो। तो सिमिलर यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद को अथॉरिटी प्रोवाइड की है एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर द ड्रोन अंडर द ड्रोन रूल 2021। इसलिए आपको ये मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, NTH विल evaluate ड्रोन लाइक अ विमान एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कृषि राज 1.0 एंड ऑफरिंग सर्टिफिकेशन सर्विस एट द कॉम्पिटिटिव फी ऑफ 1.5 लाख। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस की फी के साथ सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी चेक करने का काम कौन करेगा? NTH गाजियाबाद करेगा। NTH का फॉर्मेशन मतलब आपका जो नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनका लंबा इतिहास रहा है। इन्होंने कई सारे इस तरीके के इक्विपमेंट की टेस्टिंग की है, क्वालिटी को चेक किया है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने काम किया है और अब फिलहाल QCI ने इनको अप्रूव किया है फॉर द ड्रोन सर्टिफिकेशन अंडर द ड्रोन रूल 2021। आई थिंक आपको ये न्यूज क्लियर हो गई होगी। डन।
चलिए अब बात करेंगे सेमिकॉन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया एक 3 दिन का 3 डे का एक एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द ग्रेटर नोएडा यूपी। ये 3 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस है, 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इंडिया को एक हब बनाना सेमीकंडक्टर के लिए, और अलग अलग जो पार्टनर्स आएंगे उनको बताना कि इंडिया एक सेमीकंडक्टर हब है, आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ही आपको देखने को मिलेगी। विल प्रोजेक्ट इंडिया एज अ राइजिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मार्केट एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म for the global semiconductor industry to interact with a government policy maker and Indian industry। इसलिए सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके थीम क्या है? थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अभी सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, अभी वो मार्केट $150 बिलियन का है। हमारा टारगेट है $500 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2030। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसको 2022 में लॉन्च किया था, 2022 में, जिससे सेमीकंडक्टर जो चिप्स वगैरह होती हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर हो और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। तो इसलिए सेमीकंडक्टर मिशन को 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है जो सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है? तो सेमी, SEMI, सेमी इन द कोलैबोरेशन विद द मुनचेन इंडिया एंड विद द सपोर्ट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री, सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। सेमी इज अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स, जिसका हेडक्वार्टर आपको USA कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडिया ओवरटेक चाइना इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या होता है? हमारे ही नहीं, जो 24 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, अलग अलग देशों की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपके जो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज हैं और 24 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनको यहाँ पे उनके स्टॉक को, उनकी स्टॉक की जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय द मॉर्गन स्टैनली। बात समझ में आ रही है? तो ये जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो ट्रैक करता है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को आपके जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं। तो इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है किसको? चाइना को। आप देख सकते हैं, अगर हम टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो टॉप पर इंडिया, देन चाइना, देन आपको ताइवान देखने को मिल जाएंगे। सो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्टेड दैट इंडिया हैज नाउ सरपास्ड चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट वेटिंग इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इंडिया का जो वेटेज या परसेंटेज है वो 22.27 है, जबकि चाइना 21.58% पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है श्रीलंका के गवर्नमेंट ने कुछ डेटा रिवील किया है। क्या कहते हैं? इंडिया रिमेन द टॉप सोर्स फॉर श्रीलंका टूरिज्म इन 2024। इन्होंने कहा है कि इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो श्रीलंका में विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, और अभी भी इंडिया टॉप सोर्स ऑफ टूरिज्म बना हुआ है फॉर श्रीलंका। एज पर द डेटा रिलीज बाय द श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, द इंक्रीज इन द टूरिस्ट अराइवल इन द करेंट ईयर टू डेट इंक्रीज बाय द 50% एज अगेंस्ट द सेम पीरियड इन 2023। तो सेम पीरियड में 2023 में जितने लोग भारत से श्रीलंका गए थे, अब उनका संख्या 50% बढ़ गया है। ऐसा हमें श्रीलंका के टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बताया है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनपुरी कुट्टे। ठीक है, करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया चलता है, रुपी चलता है यहाँ पे। तमिल एंड सिंहल यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया सेंड फूड ग्रेन एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड टू द मलावी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। याद कीजिए, कुछ समय पहले जिम्बाब्वे को हमने डिस्कस किया था कि जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी ZIG को लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन को भेजा है, कहाँ पे? मलावी में, जाम्बिया में और जिम्बाब्वे में। ऐसा क्यों भेजा गया, क्यों किया गया? क्योंकि एडवर्स आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन है, ये जो अल नीनो का इफेक्ट है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश सही से हुई नहीं, और बारिश ना होने के कारण काफी सूखा पड़ा। सूखा पड़ने के कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर इसे भेजा जा रहा है।
India has agreed to send food grain to these countries suffering from a food deficit due to the severe drought caused by the adverse weather condition caused by the El Nino phenomena। यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये वाला जो कोस्ट दिख रहा है जिसको हम ईस्टर्न पैसिफिक बोल सकते हैं, और एक पेरू का कोस्ट है, ठीक है। तो पेरू के कोस्ट से ये आपको इफेक्ट जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। El Nino refer to the unusual warming of the eastern tropical Pacific Ocean along the coast of Peru। जब यहाँ का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इस इफेक्ट के कारण बहुत सारे एरियाज में क्या होती है, रेनफॉल कम होता है, तो ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है। केन्या जैसे कुछ एरिया में आप देखेंगे कि हैवी रेनफॉल भी हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ की कंडीशन, फ्लड की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नाउ बात करते हैं फूड असिस्टेंट के बारे में। तो इंडिया 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस भेजेगा कहां पे, मलावी और जिम्बाब्वे में, ठीक है। 1000 मलावी में, 1000 जिम्बाब्वे में मेट्रिक टन राइस को भेजा जाएगा। वहीं 2500 मेट्रिक टन ऑफ मेज किसको भेजा जाएगा, जाम्बिया को भेजा जाएगा। पहला कंसाइनमेंट ऑलरेडी 1300 मेट्रिक टन का डिस्पैच कर दिया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये जो सभी कंसाइनमेंट है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज जा रहे हैं, कहां से भेजा जा रहा है इनको, JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई में, वहां से एक कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं अफ्रीका में। नाउ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। चाइना के बाद सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन इंडिया करता है। वहीं इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज या कॉर्न का पूरे वर्ल्ड में। यूएसए, चाइना और ब्राजील के बाद इंडिया मेज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन जनरली मेज को एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं। अगर बात करें मलावी, तो मलावी जो है वो तूर दाल या फिर जो अरहर की दाल होती है इंडिया में, उसका मेजर सप्लायर है। अगर देखा जाए तो इंडिया और मलावी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि इंडिया 50,000 टन ऑफ तूर पल्स को पर ईयर बाय करेगा फ्रॉम मलावी टिल 2025। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज बात करेंगे। माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप मालपे एंड मुल्की लॉन्च्ड। तो इसका पहले बैकग्राउंड समझ लें, फिर बाद में न्यूज को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इंडिया का प्लानिंग है कि जो रशियन अभय क्लास हम वेसल्स को यूज करते हैं, और रशियन अभय क्लास वेसल्स को हमने इंडियन नेवी में इंडक्ट किया था 1989 में। 1989 से हम रशियन अभय क्लास को यूज कर रहे हैं। हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं बाय द इंडिजीनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट से। ये हमारा टारगेट है। इसके लिए 2019 में क्या किया गया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया किस किस को, तो कोलकाता बेस्ड GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड एंड कोची बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर को वेसल्स को रेडी करोगे। इन्होंने बोला ठीक है हम कर लेंगे। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड बिल्ड कर रहा है अर्नाला क्लास वेसल। तो अर्नाला क्लास वेसल्स को कौन बना रहा है, GRSE बना रहा है। वही माहे क्लास वेसल्स को कौन बना रहा है, कोचिन शिपयार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो माहे क्लास वेसल को बना रहा है कोचिन शिपयार्ड, और इनका जो पहला वेसल हमने लॉन्च किया था उसका नाम माहे था। सेकेंड वेसल हमने लॉन्च किया जिसका नाम है मालवन। थर्ड वेसल हमने लॉन्च किया था जिसका नाम है मंगरोल। फोर्थ है मालपे और फिफ्थ नंबर का है मुल्की। तो अभी फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्च किया गया है, मतलब मालपे और मुल्की को लॉन्च किया गया है। इतनी चीजें क्लियर है, डन इतनी चीजें। अब ये जो आपके एंटी सबमरीन आपके जो वॉरफेयर्स होते हैं, मतलब मैं बात कर रही हूँ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में। तो ये जो वेसल है इनको सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के कोस्टल वाटर में ये काम करते हैं। कोस्टल वाटर जो होता है वो ज्यादा डीप तो होता नहीं है, शैलो ही होता है, इसलिए इनको हम शैलो वाटर क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। और ये कैपेबल होते हैं, छोटे छोटे जो माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंडक्ट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। अब आते हैं वापस अपने न्यूज पे। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर शिप, जिनका नाम है मालपे एंड मुल्की। ये जो सेरेमनी है वो कोची केरला में हुई थी
मालपे एंड मुल्की 4th एंड 5th नंबर की शिप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 80% जो भी हमने मटेरियल यूज किया है वो मेड इन इंडिया है, मतलब इंडिया का ही इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू द विच टाइप ऑफ क्लास। तो आंसर हो जाएगा माहे क्लास से बिलोंग करते हैं। रिप्लेस किसको करेंगे? अभय क्लास को रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस द 3rd एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कल हम लोगों ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात की थी और एसबीआई फाउंडेशन का प्रोग्राम है, इसका 3rd एडिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट अथॉरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ हेलमेट कैमरा। ये हेलमेट है जिसपे कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। नॉर्थ बंगाल में एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए किसने इसे लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियस सी बात है, रेलवे के एक्सीडेंट रोकने तो इंडियन रेलवे ही लॉन्च करेगा। तो इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है हेलमेट कैमरा सिस्टम इन द नॉर्थ बंगाल टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। ये जो सिस्टम है ये लाइव मॉनिटर करेंगे और रेलवे वर्कर्स को अलाउ करेंगे कि वो इजीली डिटेक्ट कर पाए कोई भी मैकेनिकल इश्यूज है रियल टाइम पे और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो फिलहाल इसको मालदा डिवीजन में लॉन्च किया गया है, फर्दर इसको एक्सपांड किया जाएगा। डन। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट इन विच स्टेट। तो मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट को कहां पर डिस्कवर किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोकल कम्युनिटी के लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और जनरली एवरग्रीन ट्री आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। रीजन ये है कि इनका ओरिजिन आज से 140 मिलियन साल पुराना आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जनरली पानी में आपको सबमर्ज देखने को मिलेंगी, हमेशा पूरे साल भर वो फ्लडेड रहती हैं, पानी में सबमर्ज आपको देखने को मिलेंगी। जनरली ये जो मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट है ये आपको वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, मेघालय में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके लिए हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है, बेली शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जहां पे हमेशा पानी अवेलेबल रहता है और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज भी आपको पाई जाती है, जैसे कि ट्री फ्रॉग केरला में, केरला सेंचुरी में आपको इसी मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली Where was the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation held? तो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये एडिशन हुआ है। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर उस पर बात करें तो पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो 2018 में हुई थी बीजिंग चाइना में। ये सेकेंड है। तो फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी ऑन सिविल एविएशन? तो बीजिंग चाइना में 2018 में हुई थी। फिर 2020 में इंडिया को होस्ट करना था लेकिन कोविड के कारण वो पोस्टपोन हो गई। फिर फाइनली यहाँ पे सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। इसको किसने को होस्ट किया? इट वॉज को होस्टेड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। Which state will host the 4th Global Renewable Energy Investor Meet and Expo, जिसका नाम है Reinvest, from 16th of September to 18th of September। तो ये जो 4th नंबर की ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट है वो कौन होस्ट करने वाला है? गुजरात होस्ट करने वाला है 16th of September से 18th of September के बीच में गांधीनगर में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क के भी जो डेलीगेट्स हैं वो सेशन को अटेंड करने वाले हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगा, इन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2024 वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया जीसीसी ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्थ, जिसको अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने। कहां पर हुई है? रियाद, सऊदी अरेबिया में देखने को मिल जाएगी। एंड दिस इज योर फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे। वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी रिसेंटली एक बिल को पास किया है एंड 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है वीमेंस को इन द पुलिस फोर्स? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर
हरियाणा। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।